हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस स्पेशल जीके जीएस क्लास का अगला क्लास। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग इन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं, क्योंकि इस बिहार पुलिस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इस पर प्रतिदिन कराए जा रहे हैं, तो आप लोग देखें। ये प्रश्न पूछा गया है कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था। आप लोग जानते हैं कि महावीर का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और वहीं पर ही मृत्यु पूछा जाए तो कब हुआ था। इनका मृत्यु जो हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुआ था। 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नालंदा के पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ था। नालंदा के पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ था, जन्म हुआ था कुंडग्राम में। उसी तरह भगवान गौतम बुद्ध का जन्म पूछा जाए तो कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु जो हुआ था इनका 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु यूपी के कुशीनगर में हुआ था। यूपी के कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। तो ये याद रखिएगा, दोनों लोगों से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, महावीर स्वामी का जन्म और मृत्यु से भी और गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु से भी। ये सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। अगला ये भी याद रखिएगा कि महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। 24वें और अंतिम तीर्थकर जैन धर्म के कौन थे? महावीर स्वामी थे। पूछा जाएगा कि बताइए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। दूसरा तीर्थकर जो थे वो थे अजितनाथ थे। और तीसरा जो तीर्थकर थे जैन धर्म के वो थे संभवनाथ। तो पहला ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ और तीसरा संभवनाथ थे जैन धर्म के तीर्थकर। वही पूछा जाता है फ्रेंड्स 21वां जैन धर्म के तीर्थकर, तो याद रखिएगा नेमिनाथ थे। कौन थे? नेमिनाथ थे। 22वां पूछा जाएगा तो अरिष्ट नेमि थे। कौन थे फ्रेंड्स? अरिष्ट नेमि थे। और 23वां जैन धर्म के तीर्थकर पूछा जाएगा तो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और वहीं 24वां पूछा जाएगा तो वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, ऋषभदेव जो थे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड था। ठीक है, अजितनाथ का क्या था? तो हाथी। और संभवनाथ का घोड़ा, याद रखिएगा प्रतीक चिन्ह। ठीक है, वहीं महावीर स्वामी का याद रखिएगा सिंह और पार्श्वनाथ का याद रखिएगा सांप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो पहला आपको बात यही याद रखना है कि सांची का स्तूप कहाँ है। सांची का स्तूप जो है एमपी में है, अर्थात मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। और अशोक कौन था? तो मौर्य वंश का तीसरा शासक था। अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के पहले शासक थे। दूसरे जो थे बिंबिसार थे। अशोक के पिता जो थे बिंबिसार थे। अब याद रखना है कि अशोक के द्वारा ही सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था। पूछा जाता है यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न कि बताइए दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप जो है केसरिया स्तूप है। कौन है? केसरिया स्तूप है, जो कि बिहार में है। कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया स्तूप है, जो कि कहाँ है? बिहार में है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कबीर किन के शिष्य थे। तो आप लोग जानते हैं कि कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। और रामानंद जो है ये अद्वैतवाद दर्शन के पक्षकार थे। और इनके रामानंद के इष्ट देव क्या थे? तो राम थे। कौन थे? भगवान राम थे रामानंद के इष्ट देव। तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। और रामानंद का पूछा जाए कि मतलब कि कबीर किनके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। अब याद रखना है यहाँ से 2-3 प्रश्न कबीर से। कबीर का जन्म याद रखिएगा 1398 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यूपी के बनारस में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ठीक है, और कबीर के माता का नाम नीमा था और पिता का नाम नीरू था। ये पूछा जाता है। कबीर के माता का नाम नीमा था और पिता का नाम नीरू था। इनका जन्म बनारस में हुआ था। कब हुआ था? 1398 में। इनका समाधि स्थल भी पूछा जाता है। तो कबीर का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? मगहर में है। मगहर कहाँ है? गोरखपुर में है। मगहर में इनका समाधि स्थल है। तो याद रखना है इनका समाधि स्थल कहाँ है? मगहर में है। ठीक है, कबीर के जो दोहा था उनका संकलन याद रखिएगा बीजक में किया गया है। बीजक एक धार्मिक ग्रंथ है। बीजक एक ग्रंथ है जिसमें कबीर के वाणियों को संकलित करके रखा गया है बीजक में। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। आप लोग जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। अब्दुल कलाम नहीं फ्रेंड्स, अबुल कलाम। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, इनसे 3 प्रश्न आपको याद रखना है। पहला याद रखना है कि अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, और दूसरा याद रखना है कि इनके द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखा गया था। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखा गया था। और तीसरा याद रखना है कि इन्हीं के द्वारा अल हिलाल पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। अल हिलाल पत्रिका का प्रकाशन इन्हीं के द्वारा 1912 में कलकत्ता से किया गया था। तो इसे 3 प्रश्न याद रखना है। ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। दूसरा, अल हिलाल पत्रिका का प्रकाशन इनके द्वारा 1912 में कलकत्ता से किया गया था। और तीसरा याद रखना है कि इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको पहले याद रखना है। ठीक है, पहला प्रश्न आपको यही याद रखना है कि पुरी स्थित जो है जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। और इनका निर्माण ना कृष्ण वर्मन कराए थे, ना अनंत वर्मन कराए थे, ना देव वर्मन कराए थे। इनका निर्माण जो कराए थे कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने कराए थे। कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने कराए थे। और याद रखना है कि जो पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर है यह कलिंग वास्तु शैली द्वारा निर्मित एक मंदिर है। और यह एक वैष्णव मंदिर है, मतलब विष्णु मंदिर है। ठीक है, विष्णु परंपरा से जुड़ी हुई मंदिर है। और ये जो है कलिंग वास्तु शैली से निर्मित है। यहाँ याद रखना है कि यह मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है, एक में गिना जाता है। ठीक है, हिंदुओं के 4 धामों में से एक में इसको भी गिना जाता है, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर। इसके लिए इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा भी निकाला जाता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, ये याद रखना है। तो इसका निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव के द्वारा कराया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। देखिए इनसे 2-3 प्रश्न आपको याद रखना है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है ये जो है ये दक्षिणी दिल्ली में स्थित है, अर्थात दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे अमीर खुसरो थे। ठीक है, पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दूसरा याद रखना है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो थे ये चिश्ती घराने से संबंधित थे। किस घराने से संबंधित थे? तो चिश्ती घराने से संबंधित थे। तो 3 प्रश्न आपको याद रखना है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है, ये चिश्ती घराने से संबंधित है, और इनके शिष्य जो थे अमीर खुसरो थे। या पूछा भी जाता है कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर होगा। तो आप जानते हैं कि 2 देशांतर रेखाओं में 1 डिग्री के अंतर होने पर उसके समय में जो है 4 मिनट का अंतर होता है। यानी कि 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट होता है? 4 मिनट होता है। ठीक है, मिनट के साइन है, 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। ठीक है, ये मिनट का साइन होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से भी 2-3 प्रश्न आपको याद रखना है। कि देशांतर रेखा क्या है, तो ग्लोब पर कहिएगा कि ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। और याद रखना है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे अधिकतम दूरी जो होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। और सबसे न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? तो ध्रुवों पर होती है। सबसे न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? ध्रुवों पर। और सबसे अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। कितना होता है भूमध्य रेखा पर दूरी? 2 देशांतर परस्पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी तो 111.3 किलोमीटर होता है। याद रखना है कि ग्लोब पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई है, तो 360 देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर है। तो आप लोग जानते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच लाइन या प्रधान याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। और इस लाइन से भारत की जो मानक समय रेखा है 82.83
30 मिनट आगे है। तो जब हम इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 5.5 घंटा। कितना आता है? 5.5 घंटा। तो भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से कितना का अंतर है? तो 5.5 घंटा का अंतर है और आगे है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये इतना याद रखिएगा कि भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर को माना गया है? तो 82.5 डिग्री देशांतर को माना गया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत का लगभग पूरा क्षेत्र जो है ये जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न बताते हैं, उनको याद रखना है। देखिए भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार तो आपको याद ही रखना है। 1 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तो आपको ये याद रखना है इसका अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार में याद रखना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ये इसका देशांतरीय विस्तार याद रखना है। ये बस समझ लेना है, याद रखने से कोई मतलब नहीं है, समझ लेना है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और इसका देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले एक और प्रश्न आपको याद रखना है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है 3214 है, और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है, और पूर्व से उत्तर से दक्षिण 3214 है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा भी गया है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक जो है न गांधी जी थे, न रविंद्रनाथ टैगोर थे, न जाकिर हुसैन थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इसके लेखक जो थे अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे फ्रेंड्स? अबुल कलाम आज़ाद थे इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक। अबुल कलाम आज़ाद से फिर वही आपको याद रखना है कि अल हिलाल पत्रिका का प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1912 में कलकत्ता से किया गया था। और एक और याद रखना है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद ही थे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? तो आप लोग जानते हैं कि हवा महल भी एक महल है, जयगढ़ फोर्ट भी एक महल है, जोधाबाई पैलेस भी एक महल है, लेकिन कनक वृंदावन जयपुर का एक ऐतिहासिक महल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कनक वृंदावन नहीं है। यह राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक पार्क है, एक उद्यान है ये। ठीक है, ये एक महल नहीं है, एक पार्क है कनक वृंदावन। ठीक है, यह अरावली पर्वत से घिरी घाटी में आमेर दुर्ग को जाने वाले मार्ग में नाहरगढ़ दुर्ग के नीचे बना हुआ है। और इस उद्यान का निर्माण जो है याद रखना है कछवाहा राजपूत महाराजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। इसका निर्माण कछवाहा राजपूत महाराजा सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था। किसका? कनक वृंदावन का। ठीक है, ये याद रखना है। इसके नाम पर ही कनक नाम महाराजा की रानी कनकदे के नाम से आया है। इस परिसर में स्थित गोविंद देव जी की मूर्ति वृंदावन से आने के कारण इसका नाम वृंदावन नाम जोड़ा गया, और इस प्रकार इसका नाम जो बना है कनक वृंदावन पड़ा है। तो याद रखना है कनक वृंदावन क्यों पड़ा है। कनक वृंदावन की कोई महल नहीं है, एक उद्यान है, एक पार्क है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने कराया था। सवाई जयसिंह जो थे ये कछवाहा राजपूत थे। ठीक है, जयपुर के। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? किससे उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा कि फिराक गोरखपुरी को 1969 में उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और इनकी किस रचना के लिए मिला था? तो गुल ए नगमा के लिए मिला था। किन के लिए मिला था? तो गुल ए नगमा के लिए इनको 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार होता है। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो 1961 में से स्थापित किया गया था, लेकिन साहित्यिक पुरस्कार देना शुरू किया गया था 1965 में। ठीक है, याद रखिएगा हिंदी भाषा के लिए प्रथम साहित्यिक पुरस्कार किसको मिला था? हिंदी भाषा के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्यिक पुरस्कार किसे मिला था? तो याद रखना है सुमित्रा नंद पंत को मिला है। उर्दू के लिए तो मिला है फिराक गोरखपुरी को। हिंदी के लिए किसे मिला है? तो सुमित्रा नंद पंत को मिला है। कब मिला है? इनको जो मिला है याद रखना है 1968 में मिला है, और फिराक गोरखपुरी को 1969 में मिला है उर्दू भाषा के लिए। और हिंदी भाषा के लिए सुमित्रा नंद पंत को मिला है 1968 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? तो 1961 में
इसका गठन किया गया था और 65 में पुरस्कार देना शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1961 में किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो देखिए प्रथम आम चुनाव प्रारंभ 51 में हुआ था, संपन्न हुआ था 1952 में, जिसमें याद रखिएगा कि 364 सीट जो है कांग्रेस ने प्राप्त किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्राप्त किया था और प्रचंड बहुमत के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1952 के चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और कितने सीटों पर इन्होंने जीत दर्ज की थी। तो 364 सीटों पर जीत दर्ज किए थे, याद रखना है इसके बारे में। उसके बाद पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को ही निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया था, लेकिन 28 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया। ये याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक और याद रखना है कि निर्वाचन से संबंधित भाग संविधान का भाग कौन सा है। तो 15 है। अनुच्छेद 324 से 329 के बीच जो है निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन संबंधित वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में संविधान के भाग 15 में, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना है। तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण जो है 6 गुना है। कितना है? 6 गुना है। अर्थात याद रखिएगा कि अगर चंद्रमा पर कोई वस्तु 6 kg का है तो पृथ्वी पर इसका जो हो जाएगा, इसका भार जो हो जाएगा 36 kg हो जाएगा। अगर चंद्रमा पर कोई वस्तु 6 kg है तो इसका भार कितना हो जाएगा? 36 kg हो जाएगा। वहीं याद रखिएगा कि पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार 36 kg है तो चंद्रमा पर इसका कितना हो जाएगा? 6 kg हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि पृथ्वी जो है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 6 गुना अधिक है। याद रखना है कि इसमें एक याद रखना है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। याद रखना है यहाँ पर एक और बात कि ये जो इसमें गुरुत्वाकर्षण जो है ना, ये भार पर निर्भर करता है। भार के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जिसमें जितना ज़्यादा द्रव्यमान होता है उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतना ही ज़्यादा होता है। इसीलिए आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा थोड़ा पृथ्वी से हल्का है, इस कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा कमजोर है और पृथ्वी का थोड़ा अधिक है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी, याद रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी एक चक्कर कितने घंटे में पूरा कर लेती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, लेकिन सूर्य का एक चक्कर जो है 365 दिन 6 घंटे में पूरे करती है सूर्य का एक चक्कर, और अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। और इसी 24 घंटे को एक दिन कहा जाता है। याद रखिएगा, दिन और रात इसी घूर्णन के कारण होते रहता है, ये याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो आप लोग जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्र में या प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की कुल संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में उपस्थित मनुष्यों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है? व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, क्या होता है? व्यक्तियों की संख्या बट्टा जो होता है क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको याद रखना है। देखिए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाएगा तो कौन सा है? बिहार है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। और सबसे कम पूछा जाएगा तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ये यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मिलते हैं और बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मिलते हैं। ठीक है, याद रखना है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना है सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और सबसे अधिक यूपी है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाएगा तो बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य पूछा जाएगा तो कौन सा है? केरल है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य पूछा जाएगा तो कौन है? बिहार है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाएगा तो कौन सा है? केरल है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाएगा तो कौन सा है? हरियाणा है। कौन है? हरियाणा है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। और भारत में कुल 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या कितना था? तो
121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या कितना था, तो 121 करोड़, और 2001 के अनुसार 102 करोड़ याद रखना है। 2001 के अनुसार 102 करोड़ और 2011 के अनुसार 121 करोड़ भारत की कुल आबादी थी, ये याद रखना है, ठीक है। और वर्तमान में भारत की साक्षरता दर जो है कितना है, तो याद रखना है 74%। कितना है, 74%। इंपॉर्टेंट है कुछ। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि नवीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई। आप लोग जानते हैं कि नवीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 में खत्म हुई थी, ठीक है, क्योंकि 1997 से ये 2002 तक चली थी। और यहाँ इसके बारे में 2-3 बातें आपको याद रखना है। नवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास इसका उद्देश्य था। और इसमें उद्देश्य ये भी रखा गया था कि इसका जो वार्षिक जो GDP है इसको 6.5% हम लोग कर देंगे। लेकिन इसमें हुआ क्या था कि इसमें 5.5% की ही वृद्धि हुई थी, ठीक है। इतना ही वार्षिक वृद्धि रही थी, इस कारण इस योजना को असफल योजना भी कहा जाता है। नवीं पंचवर्षीय योजना को याद रखिएगा, असफल योजना भी कहा जाता है। अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड देख लीजिए। 1951 से 1956 तक के समय को प्रथम पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास, और इसको तैयार किए थे, इस मॉडल कहा जाता है हैरोल्ड डोमर मॉडल कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या था, 1956 से 1961। ये याद रखना है, 56 से 1961। इसका मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना, और जिसको तैयार किए थे महालनोबिस, और इस मॉडल कहा जाता है महालनोबिस मॉडल कहा जाता है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है, योजना आयोग तैयार करता है। योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना किया गया था। और योजना आयोग के द्वारा बनाई गई योजना को पास कौन करता है, NDC पास करता है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था, याद रखना है, ठीक है। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और NDC के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये भी प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन NDC के सदस्य पूछा जाएगा तो कौन होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य पूछा जाएगा तो कौन होते हैं, तो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग काम कर रहा है। ये इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था, नीति आयोग की स्थापना, ठीक है। नीति आयोग का पूरा नाम, नीति का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है नीति का पूरा नाम, याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। तो आप लोग जानते हैं कि व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे। और पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने ही समुद्री मार्ग के द्वारा 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर व्यापार प्रारंभ किया था। कहाँ पहुंचा था, तो कालीकट में पहुंचा था। और कालीकट का उस समय शासक कौन था, तो जामोरिन था। तो जामोरिन ने इसका स्वागत किया था। और उसके बाद पुर्तगालियों को डच द्वारा पीछा किया गया था। जब उन्हें 16वीं शताब्दी के मध्य भारतीय बाजार में प्रवेश करने की कोशिश किया था तो डचों को पुर्तगालियों ने भगा दिया था। उसके बाद तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी बहुत बाद में आए थे, ये याद रखना है। तो यहाँ बस यही याद रखना है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो पुर्तगाली थे। कौन आया था पुर्तगाली प्रथम व्यक्ति समुद्री मार्ग द्वारा, तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा समुद्री मार्ग द्वारा भारत पहुंचा था, केरल के कालीकट बंदरगाह पर। इसको भारत का पता किसने बताया था, तो अब्दुल मजीद ने बताया था। और इसका स्वागत किसने किया था, तो जामोरिन ने स्वागत किया था, ठीक है, याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक और बात याद रखना है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बनकर भारत आया था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि डायनासोर विलुप्त हुए थे। तो याद रखना है डायनासोर जो विलुप्त हुए थे जुरासिक युग में विलुप्त हुए थे। कब विलुप्त हुए थे, तो जुरासिक युग में विलुप्त हुए थे। वो जो है डायनासोर जो याद रखिएगा कि ट्राइएसिक काल के अंत और क्रिटेशियस काल के अंत तक ये अस्तित्व में रहे थे। ये ट्राइएसिक और क्रिटेशियस के ट्राइएसिक युग से लेकर क्रिटेशियस युग के बीच तक ये जीवित रहे थे। जुरासिक युग में ये विलुप्त हो चुके थे, ये याद रखना है। और ट्राइएसिक युग में भी थे और क्रिटेशियस युग में भी थे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और इससे जुड़े, क्योंकि इस बार बिहार पुलिस से इंपॉर्टेंट प्रश्न को डेली डाला जा रहा है।